Hello there. Welcome back to another lecture of jurisprudence. As promised, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि jurisprudence के स्कूल्स कौन से होते हैं. हम लोगों ने वहाँ पे 6 स्कूल्स को डिस्कस किया था. आज की जो क्लास है वहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल जूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने वाले हैं. आज हम लोग बात करने वाले हैं जॉन ऑस्टिन की. ओके, देखिए, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है समझने का और समझाने का. मुझे लगता है कि ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू इज़ अ बेटर वे, क्योंकि जब मैंने खुद ने ऑस्टिन को पढ़ा था तो मुझे भी समझ नहीं आया था, बट व्हेन आई कनेक्टेड, जब मैंने ऑस्टिन की अप्रोच को थोड़ी हिस्ट्री में कनेक्ट किया तो मेरे को वहाँ से आउटपुट मिला. सेम वही बात है, अगर आज हम लोग संविधान पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हम डायरेक्टली आर्टिकल नंबर 1 से शुरू नहीं कर सकते. सबसे पहले हमें थोड़ा बहुत संविधान का जो फ्रेमवर्क है वो पढ़ना पड़ता है. संविधान सभा की बात करनी पड़ती है, उससे जो पहले के इंडिया एक्ट थे, 35 का एक्ट था, 19 का एक्ट था, उन सब की बात करनी पड़ती है. जब हम लोग बुक पढ़ते हैं ना ऑस्टिन के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में, तो वहाँ पर शुरुआत होती है इस लाइन से: जुरिस्प्रूडेंस इज फिलोसॉफी ऑफ पॉजिटिव लॉज. विधि शास्त्र विध्यात्मक विधि का दर्शन है, विच इज़ अ बिट कन्फ्यूजिंग. जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही कन्फ्यूजिंग होगा. तो ऑस्टिन का विचार कहाँ से आया, ऑस्टिन को ये अप्रोच कहाँ से मिली, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं. मैंने उसी को कोशिश किया है अपने तरीके से प्रेजेंट करने का इन फ्रंट ऑफ यू ऑल. देखिए, जब भी ऑस्टिन की बात करते हैं तो वहाँ पे जेरेमी बेंथम की बात हमेशा हम लोग करते हैं. जेरेमी बेंथम जो थे, इन्हीं के थॉट से ऑस्टिन इन्फ्लुएंस है. बहुत सारी बुक्स में कहा गया है कि जेरेमी बेंथम के ही स्टूडेंट है ऑस्टिन. नॉट प्रॉपर स्टूडेंट, बट एक इनकी जो अप्रोच है वो यहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है. ठीक है, तो जेरेमी बेंथम जो है, इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावाद का सिद्धांत. उपयोगितावाद का सिद्धांत क्या बोलता है, या फिर जेरेमी बेंथम का पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ से आया, इस बात को समझने से पहले हमें थोड़ा सा ग्रीक फिलोसफी में जाना पड़ेगा. अगेन, जो इंडियन लॉ है दैट इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ लीगल सिस्टम. इंडियन जो लॉ है हम सब जानते हैं वो कॉमन लॉ से इंस्पायर्ड है. जहाँ जहाँ इंग्लिश लोगों ने कॉलोनीज इस्टेब्लिश की वहाँ सब जगह अपन कॉमन लॉज को आज देख सकते हैं. जहाँ जहाँ जो फ्रेंच या स्पेनिश कॉलोनीज थी वहाँ पे हम सिविल लॉ को देख सकते हैं. तो हमारा जो लीगल सिस्टम है वही इन्फ्लुएंस है, तो इनके जो विचार है वो भी कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस होंगे. तभी तो हम लोग इंग्लिश राइटर्स की बात कर रहे हैं. इंग्लिश जूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हमारे इंडियन जूरिस्प्रूडेंस में मैटर करते हैं. ठीक है, तो जेरेमी बेंथम का जो सिद्धांत था, उपयोगितावाद का सिद्धांत, वो सिद्धांत कहाँ से आया, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म कहाँ से आया, ग्रीक फिलोसफी से आया. ग्रीक फिलोसफी, इसमें भी जो पर्टिकुलर है दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ हिडोनिज्म. हिडोनिज्म का मतलब होता है सुखवाद का सिद्धांत. सुखवाद का सिद्धांत ये बात बोलता है कि लॉ क्या है या लॉ क्या होना चाहिए. तो बोलता है कि देखो, हम लोगों ने लॉ बनाया, कानून बनाया, व्यवस्था नियम बनाए, किस लिए बनाए, ताकि हमारा जो शासन है, सत्ता है, वो निर्बाध रूप से चल सके, वहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो. हमारे जो नागरिक है जब वो संतुष्ट रहेंगे, नागरिक खुश रहेंगे, तब हम मानेंगे कि हमारा सिस्टम सही चल रहा है. यानी जो नागरिकों का सुख है या उनकी खुशी है वो है सुखवाद. हिडोनिज्म जो है वो स्ट्रिक्ट किसकी बात करता है, पीपल प्लेजर की बात करता है, कि जो चीज़ आपको खुशी दे रही है स्ट्रिक्टली वो क्या है, सही है, और जो चीज़ आपके लिए गलत है, सेक्रीफाइस करवा रही है, वो रॉन्ग है. जबकि बहुत बार हमें पता है कि कई बार त्याग करने में भी हमारा क्या होता है, सुख होता है, या कई बार हमारे लिए त्याग करना भी क्या होता है, अच्छा होता है. तो हिडोनिज्म में कुछ प्रोस कॉन्स थे. अगेन, जो बेंथम है उनका थॉट हिडोनिज्म से इन्फ्लुएंस है. तो इन्होंने क्या बोला कि मैं ये मानता हूँ कि ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर इज़ लॉ. कि लॉ क्या होना चाहिए, क्या बोला, लॉ क्या होना चाहिए. चाहिए की बात करता है ना, लॉ क्या है की बात नहीं करता. लॉ क्या होना चाहिए, जैसे मैंने बोला एक आइडियल समाज क्या होना चाहिए, जहाँ पे चोरी ना हो, जहाँ पे डकैती ना हो, जहाँ पे रेप ना हो, ऐसा समाज होना चाहिए. लेकिन क्या ऐसा समाज है, रियलिटी कुछ अलग है.
यानी कि जो हमारी कल्पनाएं हैं, जैसा हम चाहते हैं, जो हमारे आदर्श है वो शुड में आते हैं, जो है इट इज़ व्हाट इट इज़ वो उसमें आता है। तो जो प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटेरियनिज्म है वो क्या बोलता है कि व्हाट लॉ शुड डू, लॉ कैसा होना चाहिए। तो बेंथम ने बोला है कि लॉ वही है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को क्या सुख प्रदान करे, खुशी प्रदान करे। ठीक है। बाद में इसी बेंथम की अप्रोच को अगर हम आगे पढ़ते हैं तो बेंथम ने कुछ कैटेगरीज बनाई है कि मेरे हिसाब से 14 प्रकार के सुख होते हैं, मेरे हिसाब से 12 प्रकार के दुख होते हैं। इन्होंने बाकायदा डिफाइन किया है। लेकिन बेंथम बाद में अपनी ही अप्रोच में जाके उलझ जाते हैं। इन्होंने बोला है कि जैसे मान लो मेरे हिसाब से त्याग करना सुख है, लेकिन त्याग करना दुख भी है। तो बेंथम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर नहीं कर पाए। हालांकि बहुत हद तक जो बेंथम है इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को बहुत इजी किया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे इनकी क्रिटिकल एनालिसिस बाद में की गई। ठीक है। तो लॉ कैसा होना चाहिए, दैट इज हेडोनिज्म, जो कि जिस हेडोनिज्म है जिससे कि प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटेरियनिज्म इंस्पायर्ड हुआ है, जो कि बेंथम ने दिया था। बेंथम के ही स्टूडेंट ऑस्टिन ने क्या दिया है, दैट इज लॉ क्या है एक्चुअल में, लॉ क्या होना चाहिए, लॉ क्या लॉ क्या होना चाहिए और लॉ क्या है। तो क्या होना चाहिए से ही क्या है निकल करके आया है, और इसी क्या है के बेस पे ऑस्टिन ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रखा है। ऑस्टिन ने बोला है कि जूरिस्प्रूडेंस इज फिलोसॉफी ऑफ पॉजिटिव लॉज, कि मेरे हिसाब से विधि शास्त्र जो है विध्यात्मक विधि का दर्शन है। 3 बातें निकल के आती हैं यहाँ पे, विधि शास्त्र, विध्यात्मक विधि और दर्शन। तीनों बातों को समझते ही ऑस्टिन का कंसेप्ट होता है पूरा। देखिए, जूरिस्प्रूडेंस यानी कि लॉ कहाँ से आया है, कहाँ से आया है समझ में आ रहा है, लॉ कैसे आया है समझ में आ रहा है, अलग अलग टाइम जोन से निकल करके आया है। विधि शास्त्र का मतलब क्या हो गया कि लॉ कैसा होना चाहिए, लॉ क्या है, लॉ कहाँ से आया, लॉ क्यों आया, लॉ की आवश्यकता क्यों पड़ी, इन सारी बातों को बोला गया जूरिस्प्रूडेंस, जो कि हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। सेकंड है विध्यात्मक विधि, पॉजिटिव लॉज। पॉजिटिव लॉज का मतलब है लेजिस्लेटिव लॉज। लेजिस्लेटिव लॉज, अगर वहाँ पर डेमोक्रेसी है तो, और जहाँ पर किंग है वहाँ पे जो किंग का ऑर्डर है, जैसे कि अगर बात करें इंग्लैंड की तो जो लाइक योर मैजेस्टी का ऑर्डर है, जो क्वीन का ऑर्डर है, दैट विल बी व्हाट लॉ। सुप्रीम कमांडर ने क्या बोला है, दैट इज लॉ। ठीक है। तो ऑस्टिन ने बोला है कि जूरिस्प्रूडेंस उन्हीं लॉज की बात करता है जो लेजिस्लेटिव ने बनाए हैं, सुप्रीम कमांडर ने बनाए हैं। फिलोसॉफी की बात करता है। फिर ये फिलोसॉफी का मतलब क्या हो गया कि इसने बोला है कि क्या होना चाहिए, कौन से हमें अधिकार मिलने चाहिए, कौन से हमारे ऊपर ड्यूटीज़ या ऑब्लिगेशंस लागू होने चाहिए, इन सबको मिला के बनता है फिलोसॉफी। तो ऑस्टिन ने बोला है कि जो लेजिस्लेटिव लॉज है उनके हिसाब से हमारे पास में कौन सा राइट है, कौन से ड्यूटीज़ है, हमें क्या करना चाहिए, हमें चीज़ों को कैसे समझना चाहिए, और हमें एक आइडियल सोसाइटी कैसे इस्टेब्लिश करनी चाहिए, वो सब इनके हिसाब से क्या है, जूरिस्प्रूडेंस है। ऑस्टिन ने ये बात बोली और इनकी बात को बोलते ही इनके बहुत सारे आलोचक भी सामने आने लग गए। तो अगर मुझे बात करनी है ऑस्टिन के क्रिटिक्स की, किन किन लोगों ने ऑस्टिन को क्रिटिसाइज़ किया, ठीक है, तो इसमें कुछ नाम निकल करके आते हैं। पहला है, मैं क्रिटिक्स लिख रही हूँ, पहला नाम आता है जॉन सामंड का, हॉलैंड का, ग्रे का एंड विलियम बकलैंड का। इन 4 लोगों ने ऑस्टिन के पॉइंट ऑफ व्यू की मेनली जो है वो क्रिटिकल अप्रोच बताई है। सबसे पहले बात करें अगर सामंड की, सबसे पहले अगर बात करें सामंड की, तो सामंड ने बोला है कि जो ऑस्टिन का अप्रोच है वो कुछ हद तक वेग एंड एम्बिगुअस है। आपने बोला है कि जो चीज़ें लेजिस्लेशन ने बनाई है बस वही लॉ है, इंटरनेशनल लॉज है, ट्रीटीज़ है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स है, या फिर जो बातें इम्प्लाइड है, इथिक्स है, मॉरल्स है, उनकी बात आपने नहीं की है। लॉ का बहुत बड़ा हिस्सा इनसे निकल के बनता है, आपने उसको क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया। ठीक है। हॉलैंड ने ये बोला है कि आपने बोला है कि लॉ जो है वो क्या है, फिलॉसफी है, लेकिन जो कैल्सन है या जो पैटर्न है, कीटन है, उन लोगों ने बोला है कि लॉ एक सीक्वेंस स्टडी है।
दर्शन शास्त्र इज़ मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय आर्ट एंड सर्कमस्टेंसेस, जबकि जो साइंस है दैट इज़ मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द कोज एंड इफेक्ट, कि ऐसा हुआ इसीलिए हमें ऐसा करना पड़ा, ऐसा करना पड़ा इसीलिए इसका ये प्रभाव हुआ। तो हॉलैंड ने ये बोला है कि जो ऑस्टिन की अप्रोच है वो कुछ हद तक क्या है, वो कुछ हद तक नैरो है और बहुत सारी चीज़ों को एक्सक्लूड कर देती है। फॉर इंस्टेंस इंटरनेशनल लॉ को एक्सक्लूड कर देती है। फिर ग्रे ने क्या बोला है कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि जो एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव लॉज है बस वही लॉ है, जो बातें कोर्ट ने बोली है, जो बातें रियलिस्ट अप्रोच में आती है उनकी तो आपने बात की नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। अगर आज हम इंडियन लीगल सिस्टम में केवल उन्हीं लॉज को रखते हैं जो कि हमारी पार्लियामेंट ने बनाए हैं, जो पहले बिल हुआ करते थे, उन लॉज को हटा दे तो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टाइम पे हमें गाइड किया है, तो कितने सारे एक्ट्स नहीं होंगे, कितनी सारी गाइडलाइंस नहीं होंगी। एग्जाम्पल विशाखा गाइडलाइंस की बात कर लेते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं अरेस्ट गाइडलाइंस की, DK बसु केस आपको याद होगा, ठीक है। हम लोग बात कर लेते हैं जो भी हमारी ट्रिपल तलाक की बात कर लेते हैं, ठीक है। सायरा बानो केस आप लोग को याद होगा, डैनियल लतीफ़ी केस है। तो कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि रियलिस्ट अप्रोच से हमारे लीगल सिस्टम में आई है। अगर आपने स्ट्रिक्टली केवल लेजिस्लेशन को ही लॉ बोलना है तो वो सारी चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी, दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ठीक है। एंड द लास्ट इज बकलैंड ने भी क्या बोला है कि इनका अप्रोच क्या है, बहुत नैरो है। ऑस्टिन का जो अप्रोच है दैट इज़ वेरी नैरो, जो बहुत सारी बातों को एक्सक्लूड कर देता है। अगर बात करें कंक्लूजन में ऑस्टिन की अप्रोच की, तो ऑस्टिन ने ये बोला है कि मेरे हिसाब से जूरिस्प्रूडेंस यानी कि जो ग्रुप ऑफ लॉज है वो केवल एक फ़िलोसफी है पॉजिटिव लॉज की, फ़िलोसफी और पॉजिटिव लॉज, यानी कि ऐसे लॉज जो कि हमारे सुप्रीम कमांड ने, हमारे लेजिस्लेशन ने या फिर हमारे किंग या क्वीन ने बनाए हैं, केवल उन्हीं लॉज में मेंशन राइट्स, ड्यूटीज़, ऑब्लिगेशंस क्या है, जूरिस्प्रूडेंस है यानी कि लॉ है। उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो लॉ नहीं मानता ये। इसने बाद में फर्दर इसको डिवाइड भी किया है स्पेशल लॉ में और जनरल लॉ में। इसने बोला है कि ऐसा लॉ जो जनरली बात करता है राइट्स ड्यूटीज़ की वो किस में आएगा, जनरल लॉ में आएगा। ऐसा लॉज जो किसी स्पेशल मैटर पर बात करता है राइट एंड ड्यूटीज़ की वो आएगा स्पेशल लॉज में। जैसे कि इसने बोला है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो वो केवल कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में ही आपके राइट ड्यूटीज़ बताएगा, तो वो स्पेशल अप्रोच है, ठीक है। जब हम ऑस्टिन के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को पढ़ते हैं तो वहाँ बहुत सारी बातें हमको क्लियर होती है, लेकिन जब हम लोग इसके क्रिटिक्स की बात करते हैं तो इन लोगों ने बोला है कि बहुत सारी कमियां हैं। सामंड ने बोला है कि इसका जो ऑस्टिन का जो अप्रोच है वो एम्बिगुअस है, वेग है, कंफ्यूजिंग है। हॉलैंड ने बोला है कि इसने बहुत सारी बातों को एक्सक्लूड कर दिया है। ग्रे ने बोला है कि इसने प्रेसिडेंट्स को या कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। और बकलैंड ने क्या बोला है कि इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो नैरो है। तो बेसिकली एक ही बात बार बार में निकल के आई है कि जो ऑस्टिन है उसने केवल वहाँ तक देखा है जहाँ तक वो देख सकते थे। एक पॉइंट ऑफ व्यू के बाद में उनकी जो डेफिनेशन है वो लॉ के एरिया को लिमिटेड कर देती है, जबकि ऐसा नहीं है। इसको इन्होंने एथिक्स को, मॉरल्स को और बहुत सारी बातों को क्या कर दिया, साइड बाय कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो जो अगले जूरिस्ट है वो है हॉलैंड ने ऑस्टिन वाली अप्रोच को ही कुछ हद तक क्या किया है, रेक्टिफाई किया है, जिनको बाद में बहुत अप्रिशिएट भी किया गया कि ऑस्टिन की अप्रोच में इन्होंने एक वर्ड चेंज कर दिया और उस एक वर्ड को चेंज करते ही क्या हो गया, डेफिनेशन थोड़ी सी ब्रॉडर हो गई, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। हम लोगों ने आज केवल ऑस्टिन के पॉइंट ऑफ व्यू की बात की है एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि आपको इस चीज़ का थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी मालूम चल सके। आई जस्ट ट्राई टू कनेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज अलॉन्ग विद द जूरिस्प्रूडेंस, और इन्हीं बातों को हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग बात करेंगे राइट्स की, ड्यूटीज़ की। जब हम राइट्स को, ड्यूटीज़ को पढ़ते हैं या व्हाट इज़ लॉ की बात करते हैं तो वहाँ पे जेरेमी बेंथम का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें क्वेश्चंस की तो जेरेमी बेंथम का अगर नाम आता है तो हमेशा ध्यान रखना लीगल ब्रांच से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। बाय।